दोस्तों ऑटो टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, टॉपिक में जाने से पहले हम पिछले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हम पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, देख लीजिए आप लोग। तो आप देख सकते हैं चेसिस के मुख्य भाग तथा कार्य। पहला है चेसिस फ्रेम, दूसरा है फ्रंट एक्सल, तीसरा है रियर एक्सल और चौथा है स्टीयरिंग सिस्टम। इन सभी भागों के बारे में यानी कि 4 भागों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग पिछले वीडियो में जा करके उसको चेसिस के मुख्य भागों को देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आइए चलते हैं इसी टॉपिक के अन्य भागों पर। तो दोस्तों 5वां भाग है सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम जानेंगे क्या होता है। तो देखिए, सस्पेंशन सिस्टम रोड व्हील को सड़क पर मिलने वाले झटकों को सहन करता है। पहला कार्य जो है सस्पेंशन सिस्टम का क्या होता है, जो रोड व्हील को सड़क पर जो झटका मिलता है उसे क्या करता है, ये सहन करता है। ठीक है, जब गाड़ी चल रही होती है तो रोड व्हील को जो रोड में झटका मिलता है तो उसको ये क्या करता है, ये सहन करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। आगे देखें, यह सिस्टम फ्रेम तथा बॉडी झटकों से बचाता है। यानी कि सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, फ्रेम, गाड़ी के फ्रेम तथा बॉडी को झटकों से क्या करता है, बचाता है। ये कह रहा है अगर यह सिस्टम यानी कि सस्पेंशन सिस्टम अगर गाड़ी में ना प्रयोग किया जाए तो गाड़ी को अधिक स्पीड पर चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी में प्रयोग ना किया जाए तो हम गाड़ी को रोड पर ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते। आगे आइए देखते हैं, इसके साथ ही स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। अगर झटकों के प्रभाव को दूर ना किया जाए तो ऐसी असेंबली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग ना करें वाहनों में तो जितने भी वाहनों में असेंबली लगी होती हैं, पार्ट लगे होते हैं, उन पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं फिगर के द्वारा सस्पेंशन सिस्टम कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीफ स्प्रिंग है। ठीक है, जो कि सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जब हम सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों को अलग से पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। खाली अभी आप लोगों को सस्पेंशन सिस्टम का एक प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। अब देखते हैं दोस्तों ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम क्या होता है, आइए जानते हैं। ब्रेक सिस्टम के द्वारा गाड़ी को धीरे या रोका जा सकता है। गाड़ी में 2 प्रकार की ब्रेक सिस्टम होती है। ठीक है, तो ब्रेक सिस्टम का क्या कार्य है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी को धीरे किया जाता है या कि गाड़ी को रोका जा सकता है। लेकिन गाड़ियों में कितने प्रकार की ब्रेक प्रयोग में लाया जाता है, 2 प्रकार का। पहला है सर्विस ब्रेक और दूसरा है हैंड ब्रेक। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि सर्विस ब्रेक और हैंड ब्रेक में क्या अंतर है। तो देखिए, सर्विस ब्रेक मतलब दोस्तों जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हैंड ब्रेक जो है दोस्तों, जब आप गाड़ी पार्किंग पर खड़ा करते हैं स्थायी रूप से तब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैंड ब्रेक का दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक। ठीक है, हैंड ब्रेक का दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक। मैं बता दूं आपको कि सर्विस ब्रेक का संबंध सीधे ब्रेक पैडल से होता है। ठीक है, किससे होता है, ब्रेक पैडल से।
सर्विस ब्रेक का संबंध सीधे किससे होता है? ब्रेक पैडल से होता है। और हैंड ब्रेक को जब हम लोग गाड़ी पार्किंग करते हैं, स्थायी रूप से खड़ा करते हैं, उस समय लगा कर रखते हैं ताकि गाड़ी आगे या पीछे लुढ़क ना जाए। ठीक है। इस सिस्टम से सड़क पर चलने वाले लोगों, मोटर गाड़ी में बैठे ड्राइवर का जीवन सुरक्षित रहता है। सर्विस ब्रेक का संबंध सीधे किससे होता है? ब्रेक पैडल से होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सर्विस ब्रेक का संबंध सीधे ब्रेक पैडल के साथ रहता है। अब आइए चलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम पर। तो हम लोग पहले ट्रांसमिशन सिस्टम को समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा इंजन की पावर को रोड व्हील तक पहुंचाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा इंजन की पावर को रोड व्हील तक पहुंचाता है। इसके मुख्य पार्ट हैं फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल के द्वारा व्हील की पावर को 90 डिग्री पर बांट दी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, इस लाइन में आप देख सकते हैं एक प्रश्न बनता है कि इंजन की पावर को रोड व्हील तक कौन पहुंचाता है? तो आप लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा इंजन की पावर को रोड व्हील तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। इसके मुख्य पार्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल के द्वारा क्या होता है दोस्तों? व्हील की पावर को 90 डिग्री पर बांट दी जाती है। अब आइए हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों, एक नज़र आप लोग फिगर पर नज़र डाल लीजिए। ये है ट्रांसमिशन सिस्टम के मुख्य भाग, जिनको अभी हम बारी बारी से समझेंगे। तो आइए समझना शुरू करते हैं कि इंजन का पावर ट्रांसमिशन के द्वारा पहियों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले आपको हम ट्रांसमिशन सिस्टम में उपयोग होने वाले भागों को बता देते हैं। देख लीजिए आप, सबसे पहला भाग है इंजन। सबसे आगे भाग ये जो दिख रहा है ये इंजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाता वाला भाग, ये दाता वाला भाग फ्लाई व्हील कहलाता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं क्लच है, इसके नीचे क्लच है, यानी कि फ्लाई व्हील के बाद क्लच सिस्टम लगा हुआ है। और क्लच सिस्टम के बाद गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये आप गियर बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद आपको एक पाइप दिख रही होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट। और एक प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपको यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। और यूनिवर्सल जॉइंट के बाद आपको मिलेगी एक, इसको बोलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल। इसका क्या काम है दोस्तों? इंजन के द्वारा जो पावर आता है इसको ये क्या करता है 90 डिग्री में, कितने में 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब जो पावर यहाँ से आता है उसको इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री दोनों पहियों में बराबर बांट देता है। इसका ये मुख्य कार्य है। इंजन के द्वारा जो पावर मिलता है वो फ्लाई व्हील से क्लच प्लेट के माध्यम से गियर बॉक्स में और गियर बॉक्स के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट में आता है। इसके बाद यह जो पावर है जो प्रोपेलर शाफ्ट में आया है यह पावर डिफरेंशियल तक पहुंचता है। और डिफरेंशियल इसको क्या करता है दोस्तों 90 डिग्री में दोनों पहियों में 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर दोनों पहियों में बराबर बांट देता है। तो डिफरेंशियल का कार्य ही है कि इंजन से आई हुई पावर को 90 डिग्री में पावर को दोनों पहियों में बराबर बांट दे। आपको फिगर के द्वारा समझ में आ गया होगा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। तो दोस्तों अब है इंजन भाग। तो नेक्स्ट भाग है इंजन। तो आइए जानते हैं इंजन के बारे में, थोड़ा सा डिटेल है।
बाकी जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके चैप्टर में जा कर के हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। गाड़ी को रोड पर चलने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत पड़ती है इसे इंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। गाड़ी को रोड पर चलने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत पड़ती है इसे इंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हम आपको अभी फिगर के माध्यम से बताए हैं। इसको पावर पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूसरा नाम है यानी कि इंजन का जो दूसरा नाम है दोस्तों पावर पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पावर मिलती है। तो आइए अब देखते हैं इंजन के प्रकार। इंजन दो प्रकार के होते हैं। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी कि ईसी इंजन, और दूसरा होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि आईसी इंजन। तो पहला देखते हैं एक्सटर्नल इंजन क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहला देखते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका परिभाषा हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जिस इंजन में ईंधन को बाहर से जला करके पावर प्राप्त किया जाता है उसे हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि जिस इंजन में ईंधन को बाहर से जला करके पावर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एवं इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है, देखिए आप लोग। इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब हुआ दोस्तों जिस इंजन में ईंधन को अंदर जला करके पावर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन में पावर पैदा करने के लिए जिन पार्टों की आवश्यकता पड़ती है वे दो प्रकार से हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के पार्ट में मूविंग पार्ट है और दूसरा है स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं मूविंग पार्ट क्या होता है। मूविंग पार्ट में पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, कैमशाफ्ट इत्यादि लगाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट आते हैं मूविंग पार्ट के अंतर्गत? पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील और कैमशाफ्ट, ठीक है दोस्तों। एक इसमें आते हैं मूविंग पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो मूविंग पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं दोस्तों जो कि घूमते हैं। तो दोस्तों इससे हमको समझ में आ गया कि मूविंग पार्ट के अंतर्गत वे पार्ट आते हैं जो इंजन के अंदर घूमते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, कनेक्टिंग रॉड गोल में घूमता है, क्रैंकशाफ्ट गोल में घूमता है और फ्लाई व्हील भी गोल में घूमता है, कैमशाफ्ट भी गोल में घूमता है। अब आइए देखते हैं स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो स्टेशनरी पार्ट में इंजन ब्लॉक कौन कौन सा आता है देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत कौन से पार्ट हैं। तो स्टेशनरी पार्ट में इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, ऑयल पंप, फिल्टर, एयर क्लीनर, डायनमो, सेल्फ स्टार्टर इत्यादि, ठीक है। तो देखिए स्टेशनरी मतलब जो कि घूमते नहीं हैं, ऐसे पार्ट जो स्थिर रहते हैं, ऐसे पार्ट जो स्थिर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पार्ट कहते हैं। और उन पार्टों का नाम है इंजन ब्लॉक, ये भी स्थायी रहता है, ये घूमता नहीं है। सिलेंडर हेड, ये भी घूमता नहीं। कार्बोरेटर, ये भी घूमता नहीं है। फ्यूल पंप, ऑयल फिल्टर, एयर क्लीनर, डायनमो, सेल्फ स्टार्टर इत्यादि। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ठीक है। ऑटोमोबाइल चैप्टर से ही है ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।